हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ईवीएस के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। यानी कि यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कांसे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कांसा है वो एक तत्व ना होकर एक मिश्र धातु है। इसलिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा कि जो कांसा है वो चांदी और सोने की तरह एक तत्व है। ये तत्व ना होकर क्या है, एक मिश्र धातु है। अब देखिए दूसरा है कि कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो कांसा है वो तांबे और टिन को पिघला कर बनाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो कांसा है वो अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो कांसा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इससे तोप और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चौथा है कि कांसे के जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो कांसा है वो हल्का ना होकर कैसा होता है, भारी होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है 2 तथा 3 ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो संबंधित है किससे, मैप से। यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी धाम जो कि कहाँ है, आपका गुजरात में है। तो कोई व्यक्ति है जो कि कहाँ है, गांधी धाम में है यानी कि गुजरात में है। अब वो कहाँ जाना चाहता है, तो देखिए वो जाना चाहता है व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि एमपी में और उसके बाद जाना चाहता है हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उसके सफ़र की यानी कि उसके यात्रा की जो दिशा होगी वो क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर उसके यात्रा की दिशा जानने से पहले हम एक बार मैप को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व और इधर क्या होगी, आपकी पश्चिम दिशा होगी। तो देखिए वो व्यक्ति कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में है। यहाँ से उसे जाना है पहले कहाँ, भोपाल मध्य प्रदेश। तो वो इस तरीके से यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ जाएगा। तो ये दिशा उसकी कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई। ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है पश्चिम की ओर से। फिर उसके बाद जाना है उसे कहाँ, आंध्र प्रदेश जाना है। तो वो कहाँ जाएगा, देखिए आंध्र प्रदेश नीचे की तरफ है और जो नीचे की तरफ जो हमारी दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो पहले वो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाएगा और उसके बाद जाएगा किस तरफ, दक्षिण दिशा की ओर। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न में जो ए ऑप्शन है वो पहले ही कह रहा है कि पहले वो जाएगा व्यक्ति पूर्व दिशा में और फिर जाएगा दक्षिण दिशा में। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एक क्वेश्चन मैप से ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरफ उत्तर दिशा है, किस तरफ दक्षिण है, कौन सा स्टेट किस दिशा में पड़ता है और किसके पड़ोसी राज्य कौन से राज्य है। इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है और मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3। देखिए जो प्रश्न नंबर 3 है वो संबंधित है माउंट एवरेस्ट से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका, यानी कि माउंट एवरेस्ट किसका भाग है। ऑप्शंस हैं आपके, ए भारत का, बी तिब्बत का, सी नेपाल का या डी म्यांमार का। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका भाग है, ये आपको याद होगा, हमने पहले भी एक बार ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का भाग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए।
ठीक है। यहाँ कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, पहले हमें उनको पढ़ना है। तो देखिए, पहला है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तीसरा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। चौथा है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उस सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना। और पांचवा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। अब देखिए, हमने ये कर्तव्य पढ़ लिए हैं। उसके बाद है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारी है उनमें से आपको यहाँ पर उनका चयन करना है। तो देखिए, जो 4 ऑप्शंस हैं उनको देखकर हमें ये बात तो अच्छे से समझ में आ रही है कि जो 5 कर्तव्य हैं उनमें से सिर्फ 3 ही कर्तव्य हैं जो सही हैं, बाकी के 2 सही नहीं हैं। तो देखिए, हम देख लेते हैं पहले कि कौन से कर्तव्य सही हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखिए, इनमें से जो सही कर्तव्य है वो है, एक तो आपका पहला कि अन्य जो ग्रुप लीडर होता है वो अन्य लोगों का सामान उठाने में उनकी मदद करता है। इसके अलावा जो चौथा है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखेगा, यानी कि ग्रुप में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो ग्रुप लीडर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका ध्यान रखे। इसके अलावा जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करे, ये भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना भी ग्रुप लीडर की ही जिम्मेदारी है, उसी का ये कर्तव्य है। तो देखिए, पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये है माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ हमारा किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा सांपों से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 4 कथन हैं और आपसे पूछा गया है कि सांपों के संदर्भ में यहाँ आपको सही कथन चुनना है। पहला है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा देश है भारत, वहाँ पर सिर्फ जो जहरीले सांप हैं उनकी सिर्फ 4 प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं। तो पहला कथन एकदम सही है। दूसरा है कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाग है वो एक जहरीला सांप होता है। तीसरा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक चीज़ बताई गई है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो सांप होता है उसके सिर्फ 2 ही ऐसे दांत होते हैं जिनमें जहर होता है। तो ये वाला जो कथन है तीसरा वाला, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा है कि सांप के कांटे की दवाई जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो सांप के कांटे की दवाई है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दूसरा, पहला, दूसरा और चौथा, तो ये हैं ऑप्शन आपके सी में, ऑप्शन सी में है ये हमारे बिल्कुल। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑप्शन आपको चूज़ करना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 है संबंधित किससे? पेट्रोलियम से। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए, यानी कि जो पेट्रोलियम के बारे में सही बात है वो आपको यहाँ पर चुननी है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन कहता है कि अच्छी गंध का, यानी कि पेट्रोल में से अच्छी गंध आती है, पतला होता है और नीला होता है, यानी कि नीले रंग का एक नीला रंगीन द्रव है ये। ऑप्शन बी है कि बिना गंध का, यानी कि उसमें से कोई भी गंध नहीं आती है, वो गाढ़ा होता है, इसके अलावा गहरे रंग का होता है। तीसरा है कि बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है। और चौथा है कि बदबूदार होता है, पतला होता है और रंग कैसा होता है इसका? पीला होता है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि पेट्रोलियम के बारे में कौन सा अभिलक्षण यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, पेट्रोलियम के बारे में जो यहाँ पर सही है वो है ऑप्शन सी, कि वो बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, इसके अलावा गहरे रंग का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 है कि मधुबनी चित्र को बनाने के लिए यानी कि एक पेंटिंग होती है, कौन सी? मधुबनी पेंटिंग। उसको बनाने के लिए पेंटर यानी कि चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं, वो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट, बी है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, सी है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग और डी है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो देखिए जो मधुबनी पेंटिंग है उसको बनाने के लिए जो कलर यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं पिसे हुए चावल, यानी कि पहले चावल को पीस कर उसका घोल बनाया जाता है। उसके बाद उसमें कलर के लिए नील, हल्दी और फूल और पत्तियों के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, ये प्रश्न संबंधित है अल बिरूनी से। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अल बरूनी जिस देश से आया, यानी कि किस कंट्री से आया था, उसका नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो किस देश से यहाँ पर आया था। ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, बी है ओमान, सी है अफगानिस्तान या डी बांग्लादेश। तो देखिए फ्रेंड्स, अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रिलेटेड है किससे? पश्मीना शॉल से। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पश्मीना शॉल लगभग डैश यानी कि कितने साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है, और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सीधी सीधी बात कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होगी और उसको बुनने में कितना समय यानी कि कितने घंटों का समय लगेगा। तो देखिए एक पश्मीना जो शॉल होती है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है और इसको बुनने में 250 घंटों का समय लगता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 6 स्वेटर और घंटे कितने? 250। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर पूछा है कि नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है, यानी कि नेपेंथीस के बारे में पूछा गया है, बताया गया है कि एक ऐसा पौधा है जो कि मेंढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेता है और उनको क्या करता है? खा जाता है। और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है एक तरीके से, और इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिससे क्या होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जब वो उस पर बैठते हैं तो वो ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो पौधा होता है वो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शंस है ए असम में, बी ओडिशा में, सी अरुणाचल प्रदेश में या डी मेघालय में। तो देखिए नेपेंथीस का जो पौधा होता है वो हमारे देश में पाया जाता है मेघालय में। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, तो देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, उनमें से 3 चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं और एक क्या है इनमें से अलग है। तो आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और बतानी है कि वो कौन सी चीज़ है जो अलग है। ऑप्शन है ए ग्रीस, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी है पैराफिन मोम। तो देखिए इन चारों में से जो सबसे अलग है वो है बी पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? एक तरल ईंधन है, और ये क्या है? ये ठोस है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि बिहार के गांव में, देखिए यहाँ पर किस स्टेट की बात हो रही है? बिहार की। यहाँ पर है कि बहुत से किसान क्या करते हैं? अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो देखिए मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए मधुमक्खी पालन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसी समय में क्या होता है जो मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, यानी कि
इनके खेत है जिसमें क्या है कोई किसान है वो बार बार एक ही फसल को उगाया जा रहा है, यानी कि वो फसल को चेंज नहीं कर रहा है, हर साल एक ही फसल कर रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उसमें रसायनों का, कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है। तो ऐसा करने से उसका जो खेत की जो मिट्टी है, जो मृदा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाएगी वो मिट्टी, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सी उर्वर यानी कि उपजाऊ बन जाएगी, इसके अलावा डी है कि वो बंजर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम खेत में एक ही फसल को बार बार उगाएंगे और बहुत ज़्यादा इनका कीटनाशकों का, रसायनों का उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो खेत की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाती है, बंजर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। यानी कि लेह और लद्दाख में किस तरीके के घर होते हैं, किस तरीके के मकान होते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। पहला है कि पैर के तलवों से यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। यहाँ पर मतलब इस तरीके से पूछा गया है कि लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तीसरा है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं। और चौथा है लकड़ी के फर्श होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लेह और लद्दाख के अगर हम मकानों की बात करें तो वहाँ की जो छतें होती हैं वो ढालू ना यानी कि ढलवा ना होकर किस तरीके की होती हैं, समतल छतें होती हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन ए जो हमारा पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 मंजिल के मकान होते हैं जिसमें ऊपर की मंजिल में ये लोग रहते हैं और जो नीचे की मंजिल होती है वहाँ पर ये अपने जानवरों को रखते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो ये लोग अपने जानवरों के साथ ही नीचे वाली मंजिल में रहने के लिए आ जाते हैं और इनकी जो नीचे की मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा वाला कथन तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है कि लकड़ी के फर्श होते हैं, तो ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है तरुण भारत संघ से। तो तरुण भारत संघ नामक जो समूह है वो किससे संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। दूसरा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने में। तीसरा है पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण करने में। और चौथा है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो देखिए जो तरुण भारत संघ है वो संबंधित है पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण करने से, यानी कि जो झीलें सूख गई हैं या जो मतलब उनमें कुछ भी वो हो गया है, खराबी हो गई है, उनका पुनर्निर्माण जो उनकी टूट फूट हो गई है उसको सही कराने के लिए जो संघ है उसका नाम क्या है, तरुण भारत संघ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न जो कि सीटेट के पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने आपने सही किए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।